नमस्कार। अब जब सब कुछ खुल ही गया है, बाज़ार खुल गए हैं, दुकानें खुल गई हैं, नाई की दुकानें जिन्हें हेयर स्टाइलिस्ट सैलून भी कहा जाता है या आजकल की ज़ुबान में ब्यूटी सैलून भी कहा जाता है, वो खुल गए हैं, शराब की दुकानें तक खुल गई हैं। संसद क्यों नहीं खुल रही? हमारी असेंबलियाँ, विधानसभाएँ क्यों नहीं खुल रही? क्या विपक्ष की आवाज़ सुनना मंजूर नहीं है? अच्छा नहीं लगता जब सवाल पूछे जाए तो? बहरहाल इस सब में उम्मीद की एक छोटी सी किरण ये जागी जब सोमवार को हमारे उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के अध्यक्ष वेंकैया नायडू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के दरमियान एक मीटिंग हुई कि किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक दिन छोड़ के एक दिन लोकसभा और राज्यसभा की शुरुआत की जाए, उसके सेशंस किए जाए। जिन हालात में हम गुजर रहे हैं, विपक्ष की आवाज़ बहुत ज़रूरी है। एक तरफ़ा फैसले लिए जा रहे हैं, जैसे एक तरफ़ा मन की बात होती है, एक तरफ़ा फैसले लिए जा रहे हैं। ऐसे में विपक्ष की जो आवाज़ है वो बहुत ज़रूरी है। 23 मार्च को बजट सेशन जब चल रहा था, वो अचानक से रोकना पड़ा क्योंकि लॉकडाउन अनाउंसमेंट कर दिया था। और उस वक्त तब ये बात हुई थी कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम कैसे इसको शुरू कर सकते हैं, जबकि ये जानते हुए कि जो भी लोकसभा में बोला जाता है या राज्यसभा में बोला जाता है वो कोई सीक्रेट तो होता नहीं है। लोकसभा टीवी उसको टेलीकास्ट करता है, राज्यसभा टीवी टेलीकास्ट करता है प्रोसीडिंग्स को। तो वर्चुअल जो होती है मीटिंग, उसको टेलीकास्ट करने में क्या हर्ज हो सकता है। और दूसरी बात, ये उन्होंने आपस में बात करी, इस पर भी चर्चा करी कि इस ऑप्शन को ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। ये सलाह दी थी डीएमके के एमपी तिरुचि सिवा ने। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी मिस्टर नायडू को कि स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स होनी थी, कि वो उसमें आने में असमर्थ हैं चेन्नई से, क्योंकि जो जितने भी लॉकडाउन के कारण पाबंदियाँ लगी हुई हैं, संभव नहीं है कि वो यहाँ पर आ सके, मुमकिन नहीं है। आनंद शर्मा इस कमेटी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने ये किया था, उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी वेंकैया नायडू से कि जो लोग दिल्ली नहीं आ सकते उनको वीडियो लिंक के ज़रिए उनसे बात की जाए, बाकी को दिल्ली में बात की जाए। लेकिन वेंकैया नायडू ने ये मांग ठुकरा दी थी। हम इंतज़ार करेंगे कि हमारी संसद कब शुरू होगी, हमारी असेंबलीज़ कब शुरू होंगी, विपक्ष की आवाज़ कब सुनी जाएगी, क्योंकि इस वक्त भी, ऐसे वक्त में भी यूनाइटेड किंगडम, नेपाल, टर्की, कुवैत, मालदीव्स, अमेरिका और साउथ अफ्रीका में संसद चल रही हैं। उनकी जो अपनी अपनी बॉडीज़ हैं, इलेक्टेड बॉडीज़ जो हैं, वो चल रही हैं। हमारे यहाँ क्यों नहीं? 9 जून को ऐसा माना जा रहा है कि अमित शाह एक रैली करेंगे, वर्चुअल रैली, जिसमें बिहार के लोगों से बात की जाएगी, क्योंकि बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं। तो बिहार में चुनावी रैली वैसे तो नहीं हो पाएगी जैसी होती है, जैसी हम देखते आए हैं, लाखों की तादाद में बसों में भर भर कर, ट्रेन में भर भर कर लोग लाए जाते हैं। ऐसे भी मामले सामने आए हैं जब उन्हें दिहाड़ी दी गई है, ठीक है। तो अब वो रैलीज तो नहीं होंगी, अब वर्चुअल रैली होंगी, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए, फेसबुक लाइव के ज़रिए। तो बीजेपी का जो टारगेट है वो ये कि कम से कम 1 लाख लोग इस रैली में जुड़ें, और 243 असेंबली सीट्स हैं बिहार में। अब 1 लाख लोग जुड़ें, ये टारगेट है उनका। हमारे पास कोई तरीका नहीं है जानने का कि वाकई में कितने लोग जुड़े, 1 लाख जुड़े या 10,000 जुड़े या 1,000 भी नहीं जुड़े या 10 लाख जुड़े। कम से कम वो जो रैलियां होती थी पहले, जिसमें लोग भर भर के लाए जाते थे, उसमें आंखें देख सकती थी, इसमें हमें मालूम नहीं चलेगा। खैर, जो भी हो, ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं बताता हूँ आपको क्यों। अच्छी शुरुआत इसलिए है कि पिछले साल फरवरी में जब एनडीए की रैली हुई थी तो 6,000 बसेस बुक की गई थी और 30 ट्रेन्स, रेलवे ट्रेन्स बुक की गई थी प्रधान सेवक मोदी की पटना रैली के लिए। पिछले साल मई में 5,000 बसेस बुक की गई थी प्रधान सेवक मोदी की दिल्ली रैली के लिए। अक्टूबर 2013 में जब प्रधान सेवक नहीं बने थे नरेंद्र मोदी, 10,000 बसें बुक की गई थी बीजेपी के जो समर्थक हैं उनको पटना लाने के लिए बिहार के मुख्तलिफ हिस्सों से। जनवरी 2014 में जब चुनाव का प्रचार अपने चरम पर था, पीक पर था, 1,000 बसें बुक की गई थी नरेंद्र मोदी की विजय संकल्प रैली गोवा के लिए, और करीब 55,000 से 60,000 करोड़ वॉज स्पेंट
55,000 से 60,000 करोड़ रुपए खर्च किया गया था लोकसभा इलेक्शंस में 2019 के, पिछले साल के। ये स्टडी की है सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़ ने, CMS ने। और करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे हर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में। मतलब इसका मतलब ये बनता है कि इफेक्टिवली लगभग 700 रुपया एक वोट के कीमत देनी पड़ी थी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये रिश्वत दी गई थी, खर्चा आया था 700 रुपया। अब भारतीय जनता पार्टी की ये भी उसी रिपोर्ट का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इसने 45% टोटल अमाउंट का खर्च किया था। अब ये जब सब होगा, इतने बड़े बड़े खर्चे हुए हैं, तो वर्चुअल रैली से ये फिजूल खर्ची बंद होगी। और जो विज्ञापन दिए जाते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि अब वो भी बंद होंगे। अपने अपने चेहरों वाले विज्ञापन जो लोग देते हैं हमारे खर्चे पर, हमारे सेवक हैं ये, वो भी बंद हो गए। तो वर्चुअल रैली ये जानना मुश्किल होगा कि कितने लोगों ने अटेंड करी। हाँ, टारगेट ये 1 लाख कह लें, 10 लाख कह लें, जो मर्जी कह लें। अमेरिका में इस वक्त 140 शहरों में प्रदर्शन चल रहे हैं, 40 में कर्फ्यू लगा हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति हैं वहाँ के, हमारे हिसाब से तो उनकी प्रेसिडेंसी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो हैं तो राष्ट्रपति। उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो हैं उनका इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया है। और मुख्तलिफ गवर्नर्स जो हैं स्टेट्स के, उनसे कहा है कि वो पुलिस का, नेशनल जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनका मुकाबला करें, ताकि सड़कों पर, स्ट्रीट्स पर जहाँ ये प्रदर्शन हो रहे हैं, सरकार हावी हो सके, आप लोग हावी हो सके। जवाब में, अब देखिए ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे। ह्यूस्टन के पुलिस प्रमुख हैं आर्ट एसेवेडो। जवाब में उन्होंने कहा, मुझे इस देश के पुलिस प्रमुखों की ओर से अमेरिका के राष्ट्रपति से केवल ये कहना है कि बराए मेहरबानी अगर आपके पास कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं है या रचनात्मक नहीं है तो अपना मुंह बंद रखें, क्योंकि आप नौजवान पुरुषों और महिलाओं को उनके शुरुआती सालों में ही उनकी दशा को जोखिम में डाल रहे हैं। ये हावी होने के बारे में नहीं है मामला कि हम हावी हो जाएं या वो हावी हो जाएं, ये दिल और दिमाग जीतने का मामला है। और मैं स्पष्ट कर दूं कि दया को कमज़ोरी ना समझा जाए, यहाँ पर वो प्रदर्शनकारियों से कह रहे हैं, लेकिन हम अज्ञानता के कारण ह्यूस्टन को बर्बाद नहीं होने देना चाहते। मेरे सहकर्मियों के बारे में मैं कहना चाहूँगा जो पूरे देश में काम कर रहे हैं, उनके ऑफिसर ज़ख्मी हो रहे हैं, कम्युनिटी मेंबर्स ज़ख्मी हो रहे हैं। अगर आपके पास, फिर ये डोनाल्ड ट्रंप से कह रहे हैं, अगर आपके पास फॉरेस्ट गंप की तरह, फॉरेस्ट गंप एक फिल्म के कैरेक्टर थे जिनके पास बोलने को कुछ नहीं था, अगर आपके पास फॉरेस्ट गंप की तरह बोलने के लिए कुछ नहीं है तो आप कुछ मत कहें, अपना मुँह बंद रखिए, क्योंकि एक लीडरशिप का बुनियादी सिद्धांत है। इस समय हमें सबसे ज़्यादा लीडरशिप की ज़रूरत है। इससे मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि हम किसी के लिए भी वोट करें या ना करें, फिर भी राष्ट्रपति तो हमारा ही है। ये समय है राष्ट्रपति की जिम्मेदारी निभाने का, ना कि ये दिखाने का कि आप नौसिखिए हैं, अनाड़ी हैं। ये हॉलीवुड नहीं है, ये वास्तविक ज़िंदगी है, असली ज़िंदगी है, और जाने जोखिम में है। मैं अमेरिकी लोगों से कहता हूं कि कृपया पुलिस के साथ जुड़ें, साथ खड़े हों। आइए इसे वहां शिफ्ट करें जहां इसकी ज़रूरत है, वोटिंग बूथ तक। अपने दिल की सुने और ध्यान से लोगों को चुनें, क्योंकि इस वक्त देश में बहुत से लोग हैं जो ईंटें फेंक रहे हैं, संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो कभी वोट देने की जहमत नहीं उठाएंगे। आपके पास विकल्प है, अपनी आवाज़ उठाएं, वोट करें और शांति से मार्च जारी रखें, ताकि खराब पुलिसिंग, अपराधी पुलिसिंग पर ध्यान केंद्रित रहे। ये पुलिस प्रमुख बोल रहे हैं। और आखिर में उनका कहना है, ईमानदारी से कहें तो ये सिर्फ पुलिसिंग के बारे में नहीं है। अगर ईमानदारी से कहें तो ये सिर्फ पुलिसिंग के बारे में नहीं है, ये समाज के बारे में है। हमारे देश में चल रही शिक्षा, स्वास्थ्य, खाना या जो कुछ हमारे लिए ज़रूरी है, उसको लेकर चल रही असमानता, इनइक्वालिटी के बारे में है। कृपया इसे नज़रअंदाज मत करें, इसका विरोध मत करें। अब क्या मुमकिन है कि हमारे यहाँ का कोई पुलिस प्रमुख ऐसी बात कह दे किसी भी मुख्यमंत्री से या मंत्री से या प्रधान सेवक से? ज़्यादातर पुलिस प्रमुख हाथ बांधकर चपरासियों की तरह खड़े हमने देखे हैं। इस तरह की जो कैरेक्टर, असली कैरेक्टर की पहचान ये है। बहरहाल मुझे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की 2 पंक्तियाँ याद आ रही हैं, इनका हिंदी तर्जुमा आप खुद कर लें। उनका कहना है, वेयर इक्वालिटी इज़ एज्यूम्ड, सबॉर्डिनेशन इज़ ऑल्सो एज्यूम्ड। नमस्कार।